सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली सीरीज के एपिसोड 1 को। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के पास एक जगह है सोलांग। वहाँ से कहानी शुरू होती है। सर्द रात में काफी ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, जिससे कि मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। वहीं आसपास के घरों में रोशनी दिखाई पड़ती है। उनमें से एक घर में काफी लोग मौजूद होते हैं और वो डॉक्टर राय की तरफ देख रहे होते हैं। डॉक्टर राय एक लेडी रोज की फोटो के सामने डांस जैसा कुछ कर रहे थे और बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चलता है। तभी वहां वरुण वसीमा से कहने लगता है कि क्या हॉन्टिंग म्यूजिक है, मुझे ये डाउनलोड करना होगा। तो उसने कहा, क्यों, तुम्हें भूत बुलाना है? और इतने में वो दोनों हंसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया डॉक्टर राय कर रहे थे वो उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरा नहीं, आसमानी शक्तियों का अपमान है, ये मजाक हम सब पे भारी पड़ सकता है। और ये बोलते बोलते वो म्यूजिक बंद कर देते हैं। लेकिन फिर सभी लोग उनसे उनकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहने लगते हैं। फिर उन्होंने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन की और एक बोतल उठाई जिसमें कुछ लाल खून जैसा था। वो उन्होंने एक बर्तन में डाल दिया और वो अपनी प्रक्रिया करने लग जाते हैं। तभी वसीमा में लेडी रोज की आत्मा आ जाती है और वो इंग्लिश में बोलने लगती है कि मुझे मौत दिखाई दे रही है। डॉक्टर राय उससे पूछते हैं कि किसकी मौत? तभी जानकी के हाथ से एक फोटो गिर जाती है। तो डॉक्टर राय ने जब वो फोटो उठाई, वो फोटो उनकी और ब्रिगेडियर रावत की थी। उन्होंने लेडी रोज से पूछा, क्या ये मर चुके हैं? तो लेडी रोज ने जवाब में बोला, हाँ ये मर चुका है। फिर वो जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद लेडी रोज की आत्मा वसीमा से बाहर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वही मौजूद दो लोगों में से एक ब्रिगेडियर को फोन लगाता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लगता। फिर कर्नल बरुआ कहने लगते हैं कि मैं मनाली जा रहा हूँ ब्रिगेडियर रावत के पास, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें जाने से रोकते हैं क्योंकि बाहर मौसम काफी ज्यादा खराब था। कर्नल किसी की नहीं सुनते और वो मनाली की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो ब्रिगेडियर रावत के घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से हनीफ मौजूद था, जो रावत के घर में काम करता है। उसने कर्नल को बताया कि साहब दरवाजा नहीं खोल रहे, मुझे दरवाजा खटखटाते और आवाज लगाते 15 मिनट हो चुके हैं। कर्नल उसे पुलिस को फोन लगाने को बोलता है। इसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। वो कर्नल से पूछती है कि तुम्हारे हाथ में खून कैसे? तो उन्होंने कहा, दरवाजा खोलने की कोशिश की तो खून आ गया। फिर पुलिस वाले दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जाने पर ब्रिगेडियर रावत की लाश नजर आती है। उनकी गर्दन पे हमला किया गया था। तभी एक सीन में चार्ली शादी में डांस कर रही होती है। वो जिमी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। शादी में सालियों ने अपने जीजा के जूते छुपा लिए थे। वो उनसे जूते के बदले 20,000 रुपए मांगती है। तभी चार्ली ने कहा कि मैं 10,000 में ढूंढ सकती हूँ, और फिर वो जूते ढूंढना शुरू कर देती है। वो कोई स्मेल सूंघती हुई घर में इधर उधर घूमती है। फिर उसे गमले के पास जुरा मिलती है। उसके थोड़ा आगे एक कमरे में वॉशिंग मशीन के अंदर उसे जूते मिल जाते हैं, क्योंकि दूल्हे को ब्रोमोडोसिस की बीमारी है, जिसकी वजह से पैरों से स्मेल आती है। ये बात चार्ली को पता थी। इसके बाद जिमी का फोन आता है। उसने रोते हुए बताया कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और मुझ पर मर्डर का इल्जाम लग चुका है। फिर चार्ली सुबह तक सोलांग पहुंच जाती है। वो और जानकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चार्ली जिमी की मंगेतर है और जानकी जिमी की मामी है। वो उनसे ये भी कहते हैं कि जिमी ने खून नहीं किया। तो पुलिस वालों ने बताया कि अगर उसने खून नहीं किया तो उसके होटल की चाबी ब्रिगेडियर रावत के घर पे कैसे आ गई? वो इस बर्फीले तूफान में भाग रहा था। टैक्सी वाले को डबल किराया देकर घर में जिमली के शहद की टूटी हुई बोतल मिली है। इसके बाद चार्ली जिमी से मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि मैंने खून नहीं किया, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें प्लॉट सरप्राइज में देने वाला था ताकि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सको। उसके लिए मैं लोन मांगने गया था मामा के पास। ब्रिगेडियर रावत जिमी के मामा थे। फिर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें जिमी अपने मामा के पास जाता है और उसके हाथ में एक बोतल होती है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक होटल में रुकने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा यहाँ आना किसी को पता चले। मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, मैं 5-6 महीने में आपको लौटा दूंगा। लेकिन उन्होंने जिमी को पैसे देने से मना कर दिया। जिमी ने बताया कि मैं अपने रूम की चाबी वहीं भूल आया और जब मैं वापस गया तो मामा ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जिमी से मिलने का टाइम ओवर हो जाता है। तो जैसे ही चार्ली थाने से बाहर आती है तो वहाँ पहले से ही काफी सारे मीडिया वाले मौजूद थे। तभी साइड में से एक आदमी जिसका नाम सीताराम होता है वो आता है और वो चार्ली को वहाँ से निकाल के अपने साथ ले जाता है। फिर वो दोनों साथ में कॉफी पीते हुए नजर आते हैं।
उसके सवाल पूछने पर चार्ली ने बताया कि मैं पटियाला से हूँ, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। वहाँ मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ और हम लोकल फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हनी, जैम, बटर। फिर सीताराम को पता चलता है कि जिमली नेम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चार्ली बनाती है। इसके बाद वाले सीन में वरुण चार्ली को बताता है कि मुझे अंकल की डेथ का पता जब हम सारे लोग साथ में बैठे थे तब पता चला। फिर घर में सभी लोग एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वो जिमी के बारे में बातें करते हैं और ब्रिगेडियर के इच्छा पत्र के बारे में भी। रात होने पर चार्ली होटल में जाके सो जाती है। फिर उसे जाग आती है और जब वो पर्दों को साइड करती है तो वहाँ एक महिला खड़ी थी। वो बिल्कुल लेडी रोज की तरह लग रही थी। इतने में चार्ली का सपना टूट जाता है और वो जाग जाती है। जब वो सच में उस पर्दे को साइड करके देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन चार्ली खुद की जिमी के साथ फोटो देख रही होती है। फिर न्यूज के जरिए पता चलता है कि जो आदमी चार्ली को मीडिया वालों से बचाकर कॉफी पिलाने ले गया था वो खुद एक रिपोर्टर है और उसने चार्ली के साथ जो बातें की उसने वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद सभी परिवार वाले एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। वहां मौजूद वकील ने ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत के इच्छा पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, ये मेरा आखिरी इच्छा पत्र है। मैं अपनी सारी संपत्ति बांटना चाहूंगा। मेरे भाई मोहन सिंह रावत, मेरी भतीजी मिस सलोनी, मेरे भतीजे जिमी और बलजीत के बीच और मेरी एफडी से हर साल 60,000 रुपए हनीफ को मिलेंगे उनकी मृत्यु तक। स्काई रिजॉर्ट जो सोलान में है उसे बेचा नहीं जाएगा और उसे कर्नल बरुआ के द्वारा ही मैनेज किया जाए। तभी वहाँ एक निकोल मॉरिस नाम की औरत गंगाराम के साथ आती है जो हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकील है। निकोल मॉरिस ब्रिगेडियर रावत की मंगेतर है और वो फैमिली वालों को एक लीगल नोटिस देती है जिसमें लिखा था कि ब्रिगेडियर रावत की इच्छा पत्र को रोका जाए। निकोल बताती है कि वो और मेहरबान सिंह रावत अगले 2 हफ्तों में शादी करने वाले थे। वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। फिर वकील ने घर वालों को बताया कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। उसके बाद गर्भ में भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार डीएनए प्रूफ होने पर बिना शादी के भी बच्चा बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। फिर सभी घर वालों को टेंशन हो जाती है कि रावत की सारी संपत्ति अब निकोल के बच्चे की होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें मेहरबान रावत की बर्थडे पार्टी चल रही थी। घर में परिवार के सभी लोग मौजूद थे जिमी के अलावा। उस वक्त जिमी चार्ली के साथ चंडीगढ़ में था। फिर सभी घर वाले आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सब मेहरबान रावत से पूछने लगते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की। उसी वक्त उनके फोन पे निकोल मॉरिस की वीडियो कॉल आती है और वो बताते हैं कि ये मेरी मंगेतर है। रावत अपने परिवार वालों को निकोल से मिलवाता है। तब निकोल ने बोला, आप सभी को शादी अटेंड करने स्कॉटलैंड आना होगा। इस पर मेहरबान ने कहा, सभी का इतना जल्दी वीजा लगना मुश्किल होगा। स्कॉटलैंड में मैरिज होने के बाद हम यहाँ पर वापस से मैरिज सेरेमोनी रखेंगे और बड़ी पार्टी करेंगे। फिर वो आपस में लॉयर के बारे में बातें करते हुए साइड में चले जाते हैं। तब बिल्लू ने घर वालों से कहा कि ये क्या है, आपको इसके बारे में पता था? तो सभी ने जवाब दिया नहीं और घर वाले कहने लगते हैं कि हम मेहरबान को ये सब करने से रोकेंगे। वहाँ साइड में हनीफ और उनकी बीवी ये सब सुन रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मेहरबान सिंह रावत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तब हनीफ ने चार्ली को बताया कि सब परिवार की नजर उनके पैसे पर थी। सब ने रोना धोना, लड़ाई सब की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद वहाँ पर निकोल मॉरिस आ जाती है और उनके पीछे मीडिया वाले भी चले आते हैं। उनमें सीताराम भी मौजूद था। तो चार्ली उसके पास जाके उसके फोन को पानी में फेंक देती है। फिर जिस होटल में चार्ली रहती है उसी में एक रूम सीताराम भी ले लेता है। चार्ली उसे खाने के लिए बुलाने आई थी, तब उसे ये पता चला। इसके बाद वो सीताराम के पास जाती है। वो उसे पानी में फोन फेंकने के लिए माफी मांगती है और उसे फोन के बदले कुछ पैसे देती है। सीताराम से चार्ली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देता है। फिर नेगी जिसका होटल है वो अपनी बीवी को एक सोने की चेन देता है और उसे कहता है, तुम सबको ये बताना कि तुम्हारी दुबई वाली बहन ने ये भेजा है। इसके बाद चार्ली मिस बरूचा से मिलती है। वो उसे बताती है कि जब वलीयत हुसैन और वसीमा यहाँ पर आए थे तो उनके बैग से ये गिर गया था। ये टैग लखनऊ दिल्ली फ्लाइट का है और उनका कहना है वो डायरेक्टली दुबई से इंडिया आए हैं। तो चार्ली इस टैग को अपने पास रखने को बोलती है। मिस बरूचा बताती है कि मेहरबान सिंह रावत 5 साल के लिए लखनऊ पोस्टिंग पे था।
क्या तुमने देखी है? रावत और वसीमा की आंखें बिल्कुल एक जैसी है। फिर एक पुराने सीन में मेहरबान नेगी से उसके पिछले साल की कमाई के बारे में पूछता है तो नेगी ने बताया 10 लाख रुपए कमा लिए। मेहरबान ने जवाब में बोला तो 5 लाख मुझे दे देना। आप लोग खुद किराएदार होकर मेरा घर आगे किराए पे चढ़ा रहे हैं। 1 महीने में मुझे मेरा शेयर चाहिए। मिस ब्रूचा बताती है कि वो 1 महीने का नोटिस कत्ल की रात को खत्म होने वाला था। तभी वहाँ रोनी चर्च लेके आता है तो बरूचा ने बताया मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो मैं ये कभी कभी ले लेती हूँ। इसके बाद चार्ली पुलिस स्टेशन जाती है। वो उन्हें बताती है कि जिमी ने कुछ नहीं किया। तब उन्होंने बताया कि मानस उस समय चंडीगढ़ में था, सलोनी बेकरी में मोहन आर्मी क्लब में मूवी देख रहा था और बाकी लोग मनाली से 2.5 घंटे दूर सोलान में मिस्टर राय के घर डिनर पे थे। शहद की बोतल पे जिमी के फिंगरप्रिंट मैच हुए हैं। तब हनीफ वहां आके बताता है कि ब्रिगेडियर साहब का एक जोड़ी जूता गायब है। ये जो आपने पहन रखा है ऐसा जूता था। तो पुलिस वाले ने कहा कि आधा हिमाचल ये जूते पहनता है। इसके बाद जब चार्ली सड़क पे खड़ी होके अपने फोन में न्यूज देख रही होती है तभी वहां एक चोर आके उसके पर्स को ले जाता है। चार्ली उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उसकी स्वेटर के धागे चार्ली के हाथ में आ जाते हैं लेकिन वो भाग जाता है। फिर चार्ली सीताराम से मिलने जाती है और उससे कहने लगती है अगर तुम मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और बैठक की रिकॉर्डिंग दोगे तो मैं तुम्हें स्टोरीज, इंटरव्यूज, सीक्रेट्स दिलवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी होगी और मेरे पैर छूने होंगे। तो सीताराम ये सब कर लेता है। इसके बाद अगले ही सीन में सीताराम वरुण का इंटरव्यू ले रहा होता है और चार्ली उस रात डॉक्टर राय के घर में जो कुछ हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है। तभी वहां पर निकोल मॉरिस आती है। वो कर्नल बरुआ से कहने लगती है कि मेरे स्कीज कहाँ हैं जो मैंने कल यहाँ पर रखे थे। तभी नेगी स्कीज लेकर आता है और निकोल उन्हें लेके स्की करने लग जाती है लेकिन वो अपना बैलेंस खो देती है और वो नीचे गिर जाती है। उसका सर पत्थर से टकराता है तो चार्ली और कर्नल बरुआ वहीं पास में खड़े थे। वो निकोल के पास जाते हैं लेकिन उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। चार्ली को वहां पे स्की के स्क्रू मिलते हैं। इसके बाद वहां पुलिस आती है। वो इसे एक्सीडेंट बताती है लेकिन चार्ली ने कहा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। निकोल एक प्रोफेशनल स्कीर थी। उसका ऐसे स्लोप से फिसलने का चांस ना के बराबर था। स्की रनर के पैच खुल गए तो इतनी स्पीड में किसी का भी बैलेंस खो सकता है। अब ये पता लगाना है कि इनको पहले से ढीला किया गया था या नहीं। इस पर नेगी ने बोला कि गलती निकोल की है। वो स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज स्कीइंग कर रही थी जिसकी वजह से उसके शू लेस टूट गए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सीताराम चार्ली से कहने लगता है कि नेगी ने ही खून किया है। तुमने ही तो कहा था नेगी ही निकोल के स्की रनर लेके आया था। चार्ली ने कहा अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो चार्ली अपने तरीके से केस को सॉल्व करने लग जाती है। वो सबकी गवाही चेक करती है। जैसे मोहन उस रात आर्मी क्लब में तीसरी मंजिल मूवी देख रहा था। वो मेहरबान के घर से ज्यादा दूर नहीं था। मानस उस रात अपने पब्लिशर के साथ डिनर पे चंडीगढ़ में थे और बिल्लू पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद चार्ली वलियत हुसैन और वसीमा के पास जाती है। वलियत ने बताया कि अब जानकी की काउंसलिंग से वसीमा ठीक होने लगी है। वो थोड़े कच्चे दिल की है। चार्ली के पूछने पे उन्होंने बताया कि हम कभी लखनऊ नहीं गए। तभी वहां कर्नल बरुआ वसीमा को उसकी मेडिसिन देने आते हैं। फिर चार्ली और बरुआ दोनों वहां से चले जाते हैं लेकिन चार्ली वलियत के घर में वापस आती है। वो उन मेडिसिन की फोटो लेती है। तभी उसने वलियत को बोलते हुए सुना कि वसीमा आज जितना सोना है सो लो, कल रात जागना होगा। इतने में चार्ली किसी चीज से टकराती है जिससे कि दोनों माँ बेटी वहां आ जाते हैं। तब चार्ली ने कहा कि मैं यहाँ अपनी चाबियां भूल गई थी और फिर वो चली जाती है। अगले सीन में सीताराम मानस के पब्लिशर से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि मानस की पहली नोवेल के बाद वो स्टार बन गया था लेकिन फिर एक के बाद एक फ्लॉप कहानियां थी। मैंने उसे फ्राइडे को डिनर पे बुलाया लेकिन फिर कैंसिल कर दिया। तभी एक पुराने सीन में मानस को पब्लिशर का कॉल आता है और उन्होंने मीटिंग कैंसिल करने को कहा। फिर रात में वलियत और वसीमा दोनों गाने का रियाज कर रहे होते हैं और शीशे में से चार्ली और सीताराम उन्हें देख रहे थे। तभी सीताराम को जंगल में कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है।
उसने चार्ली को बताया तो वो वहां से भागने लगी। तो सीताराम भी चार्ली का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगा। वलीयत और वसीमा को सीताराम की आवाज सुनाई दे जाती है। तो जब वो खिड़की में से बाहर देखते हैं तो उन्हें भी लाल कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है। अगले दिन चार्ली मानस के घर पे उसके बड़ौदा नेशनल बैंक के पासबुक की फोटो क्लिक करती है। फिर सीताराम और चार्ली दोनों मानस का पीछा करते हैं। मानस उस वक्त बड़ौदा नहीं कर्नाटक कैपिटल बैंक में जाता है। तभी बाजार में चार्ली को वो चोर दिखाई देता है जिसने उसका पर्स चोरी किया था और उसके स्वेटर के धागे निकले हुए थे, जिससे चार्ली को पता चला। तो चार्ली के कहने पे वो चोर मानस के बैग को लेके उनके पास आ जाता है। तब पता चलता है कि मानस ने ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी में 2 साल से छोटा छोटा इन्वेस्ट किया है और 1 साल पहले 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट बढ़ के 70 से 80% हो गया और 3 महीने पहले बंद हो गया। फिर उन्हें पता चलता है कि मानस ने घर गिरवी रख के सारे पैसे शेयर में लगा दिए। इसके बाद चार्ली और सीताराम मानस के पास जाते हैं। वो उसका बैग उन्हें वापस कर देते हैं। तब मानस ने बताया, मैंने सारे पैसे ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी में लगाए। बिल्लू ठाकुर के वहां काम करता था, उसने जिम्मेदारी ली और पूरी भी की। सब सही चल रहा था, लेकिन फिर ठाकुर साहब चल बसे। खून वाली रात पे मानस ने बताया, पब्लिशर की कॉल के बाद मुझे मरने के ख्याल आ रहे थे, लेकिन तभी सलोनी का फोन आया और उसने बताया कि मेहरबान रावत का खून हो चुका है। इस बात पे मानस काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मेहरबान का घर सेल पे लगाया जाता है तो घर का सामान सलोनी, वरुण और मोहन के घर पे रखा जाता है। तब चार्ली ने मोहन को बताया, कल रात 3री मंजिल मूवी आ रही थी किसी चैनल पे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि प्रेम चोपड़ा कातिल निकलेगा। क्या आपने गेस कर लिया था कि प्रेम चोपड़ा खूनी है? तो मोहन ने बोला, नहीं, वो मेरे लिए सरप्राइज था, लेकिन खूनी प्रेम चोपड़ा नहीं प्रेमनाथ था। तो मोहन ने उस रात मूवी नहीं देखी। इसके बाद चार्ली मोहन अंकल का पीछा करती है। वो घर में चले जाते हैं तो चार्ली भी दीवार कूद के शीशे में से देखने लगती है। तब वहां मोहन और जानकी दोनों गांजा बना रहे थे। एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें जिमी एक रेस्टोरेंट में होता है और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तब चार्ली वहां आती है तो जिमी ने लेमन टी का ऑर्डर दिया और इस वक्त रेस्टोरेंट के बंद होने का समय हो चुका था। तो जब चार्ली लेमन टी लेके आती है उस दौरान जिमी काफी टेंशन में था। उसने बताया कि कल मेरी बिजनेस मीटिंग है, मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। फिर जिमी अपनी स्पीच चार्ली को सुनाता है कि मेरा फैमिली बिजनेस है और मैं हनी जैम पीनट बटर बनाता हूँ। तो चार्ली ने जवाब में बोला, तुमने एक लाइन में कई बार बिजनेस बिजनेस बोला है, तुम थोड़ा आराम करो और लंबी सांस लो। फिर चार्ली उसे 100% ऑर्गेनिक नेचुरल हनी का आइडिया देती है जो जिमी को काफी पसंद आता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली रात को अपने होटल की तरफ जा रही थी। तब उसने मिस ब्रूचा के घर पे किसी को चलते हुए देखा। उसे लगा कि मिस ब्रूचा चलने लगी और वो व्हीलचेयर पे बैठने का नाटक कर रही है। यही पता लगाने अगले दिन चार्ली उनके घर जाती है। वो रोनी से बॉबी मांगती है, मतलब चरस। तो रोनी उसे बॉबी दे देता है। इस वक्त मिस ब्रूचा नहा रही थी तो चार्ली ने बॉबी वाले पर्स को उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया और वो बाहर चली गई। जब मिस ब्रूचा नहा के आई उन्होंने देखा कि उनका पर्स अलमारी पे रखा हुआ है तो वो व्हीलचेयर से खड़ी होकर उसे उठा लेती है। ये सब चार्ली खिड़की से देख रही थी। तब मिस ब्रूचा ने सच्चाई बताई कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां होने लगी और खर्चे भी। फिर मुझे अपना इंश्योरेंस याद आया, मरने पे या अपाहिज होने पे सेम मुआवजा। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रोनी और मिस ब्रूचा अपनी गाड़ी को धक्का मार के पेड़ से टक्कर करवा देते हैं ताकि एक्सीडेंट लगे और उसमें मिस ब्रूचा बैठ जाती है और रोनी को कहने लगती है कि मेरे फेस पे मुक्का मारे ताकि ये लगे कि एक्सीडेंट में चोट भी लगी है और उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। इसके बाद वहां रोनी आके चार्ली को न्यूज दिखाता है जिसमें सीताराम बता रहा था कि मानस भी अब मेहरबान के खून के शक में है। उनकी पुलिस को दी गई गवाही भी झूठी है। खून की रात वो चंडीगढ़ में नहीं मनाली में थे। हालांकि चार्ली ने सीताराम को ये न्यूज बताने से मना किया था। फिर सभी घर वाले चार्ली से नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मानस के बैंक रिकॉर्ड्स चार्ली ने सीताराम को बताए हैं और ये सच भी है, उसी ने ही फोटोज क्लिक की थी। तो चार्ली सीताराम के पास जाती है
उसने बताया कि मेरे पास यही एक रास्ता था। इस वजह से कमिश्नर ने दोबारा से जांच शुरू करवा दी है। नारायण की नजरों में बस जिमी ही कातिल है। चार्ली रोने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन सीताराम ने कहा तुम यहीं रहो, यहाँ से मैं जाऊंगा। इसके बाद सभी घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर नारायण सबकी गवाही वापिस से लेते हैं। रात में चार्ली शराब पीती हुई जा रही थी और सुबह तक एक ब्रेकिंग न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी कि मेहरबान रावत की मौत का मकसद पता चल गया। चार्ली ने जिमी को ब्लैकमेल किया था और उसने पैसे मांगे तो जिमी ने रावत को मार डाला। इसी के साथ चार्ली और जिमी की प्राइवेट वीडियो भी वायरल होती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर राय और पुलिस वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। चार्ली को जब इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन वो अपने बाल भी काट लेती है। फिर वो अपने घर पटियाला पंजाब में चली जाती है। वहाँ कुछ बच्चे छुपन छिपाई खेल रहे थे। तब बच्चों ने हॉल में से लड़की को देख लिया था और वो उसे बाहर आने को कहते हैं। तब चार्ली को कुछ याद आता है और वो वापस मनाली चली आती है। पुलिस स्टेशन जाके उसने इंस्पेक्टर नारायण से कहा कि मुझे आखिरी बार जिमी से मिलना है। इसके बाद चार्ली ने जिमी से कहा कि उस रात जब तुम चाबी लेने वापस गए तो मेहरबान रावत ने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हें कैसे पता चला कि वो अंदर ही थे? जिमी ने बताया कि उन्होंने पीप होल से देखा था। इस पर चार्ली ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तब तक उन्हें मरे हुए 1 घंटा हो चुका था, यानी अंदर हत्यारा था जिसने तुम्हें वहां देखा और फंसाने का प्लान बना लिया। इसके बाद चार्ली मेहरबान रावत के घर जांच करने जाती है, लेकिन तभी वहां बिल्लू लोगों को घर दिखाने के लिए लेके आता है। तो चार्ली ऊपर वाले कमरे में जाके छुप जाती है। वहां जूते पड़े थे। फिर चार्ली कर्नल बरुआ से पूछती है कि उस रात जब आप रावत के घर पहुंचे तो आपको लगा कि वहां पर कोई और भी है? तो बरुआ ने बताया नहीं, लेकिन वहां गेट पे हनीफ पहले से मौजूद था। तो चार्ली हनीफ के पास जाती है। तब हनीफ ने बताया कि 50 साल पहले मेरे बाबा यहाँ बांग्लादेश से आए थे। असम में काम मिला, वहीं पे शादी की और मैं पैदा हुआ। फिर एक दिन पुलिस आई और कहा कि तुम सब रिफ्यूजी हो, तुम्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। रातों रात फिर हमें भागना पड़ा। मैं मेहरबान रावत के ऑफिस में काम करता था और मैंने उन्हें सब सच बता दिया। तो उन्होंने कहा मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। तो हनीफ बताता है कि मैंने खून नहीं किया। इसके बाद जब चार्ली होटल में जाती है तो नेगी की वाइफ ने कहा मैं सुबह चंडीगढ़ निकल जाऊंगी नेगी के पास। तो जब चार्ली अपने कमरे में सो रही होती है तो वो अपने रूम की खिड़की को थोड़ा खुला रखती है ताकि आग का धुआं बाहर चला जाए। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसका चेहरा दिखाया नहीं जाता वो खिड़की को बंद कर देता है ताकि ऑक्सीजन की कमी से चार्ली की मौत हो जाए और किसी को कोई शक भी ना हो। फिर एक पुराने सीन में चार्ली और उसकी मम्मी दोनों केस को सॉल्व कर रही होती है। तब चार्ली बताती है कि यहाँ से सड़क 3 मिनट दूर है और उसकी मम्मी ने कहा कि 2 मिनट। तो चार्ली की मम्मी भाग के सड़क तक जाती है और चार्ली टाइम नोट करती है। लेकिन तभी सड़क पे एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ के वहां से चली जाती है। चार्ली बारिश में खड़ी उन्हें बस देखती रह जाती है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे रूम की खिड़की बंद थी, फायरप्लेस ने कमरे की सारी ऑक्सीजन खींच ली। अगर आधा घंटा और देर होती तो तुम हमेशा के लिए सो जाती। फिर कर्नल बरुआ दवाई लेने चले जाते हैं। मोहन अंकल ने चार्ली की जान बचाई। उन्होंने कहा कि मैं नेगी के घर पे आया था पर वो घर पे नहीं था। वापस जाने पर मैंने देखा चार्ली के कमरे की खिड़की बंद है। फिर वही सीन दिखाया जाता है जिसमें चार्ली मोहन के घर में चुपके से देख रही थी। तब होमगार्ड ने चार्ली को देख लिया था और वो वहां से भाग गई। तो जानकी ने बताया हमारे घर के बैकयार्ड में गांजे के पौधे अपने आप उग जाते हैं। एक दिन मोहन का दोस्त आया और वो चर्च का दीवाना हो गया। उसने हमें बिजनेस का ऑफर दिया और इसी से अब हमारा सारा खर्चा निकलता है। मोहन ने बताया फिल्म के बहाने मैं हर फ्राइडे डिलीवरी देने जाता हूँ, लेकिन मेहरबान की मौत वाली रात मेरा दोस्त नहीं आ सका क्योंकि उस रात मौसम काफी खराब था। चार्ली उन्हें बताती है कि कल रात मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। रात को किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद जब चार्ली अपने रूम में जाती है तो वहाँ सीताराम पहले से ही मौजूद था। उसने बताया मैं लखनऊ गया था। विलायत और वसीमा का असली नाम बंटी और पिंकी आफ्ताब है। वो दोनों ठाकुर ऑयल एंड गैस कंपनी के मालिक
अजय ठाकुर का कत्ल करके फरार है और बिल्लू भी वहीं पे काम करता था। इसके बाद विलायत और वसीमा दोनों पहाड़ों की तरफ कहीं जा रहे होते हैं। चार्ली और सीताराम उनका पीछा करते हैं। तब वहां लाल कपड़ों में वही आदमी खड़ा होता है जो उस रात उन्हें दिखा था। लाल कपड़ों में बिल्लू ही था। इसके बाद बिल्लू चार्ली और सीताराम के सामने आ जाता है। उसने चाकू निकाला और हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी विलायत ने उसे ये करने से रोक दिया। फिर विलायत अपनी असली कहानी बताती है कि वो छोटी उम्र में ही विधवा हो चुकी थी। उसकी पहली और आखिरी गजल की रिकॉर्डिंग थी। तब वहां ठाकुर मौजूद था और वो उन्हें अपने साथ ले गया। ठाकुर ने उन्हें रहने को घर दिया और कहा कि अब तुम सिर्फ मेरे लिए ही गजल गाओगी। फिर ठाकुर और विलायत दोनों एक साथ सोते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ठाकुर को विलायत की नहीं, वसीमा की गजल अच्छी लगने लगी। एक रात टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वसीमा गजल गा रही थी, तो ठाकुर विलायत के घर चले जाते हैं। उन्होंने वसीमा को उठाया और वो उसे थप्पड़ मारने लग जाते हैं। विलायत ठाकुर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते और वसीमा का गला दबाने लग जाते हैं। तो विलायत को हमला करना पड़ा, जिसकी वजह से ठाकुर की मौत हो जाती है। इसके बाद बिल्लू ने दोनों को मनाली भेजा। बिल्लू ने बताया वो कत्ल की रात मनाली में ही था। जब वो मेहरबान को मारने उनके घर तक पहुंचा तो उनकी पहले से ही मौत हो चुकी थी। बिल्लू मेहरबान रावत को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो निकोल मोरे से शादी करने वाले थे और अपनी सारी जायदाद उसे दे देते। फिर बिल्लू एक धर्मशाला में जाके छुप गया और जिस रात बिल्लू वसीमा से मिलने गया उस वक्त चार्ली और सीताराम उनकी जासूसी कर रहे थे। उस कत्ल वाली रात के बारे में वसीमा ने बताया कि मुझे वहम होता है, मुझे सिजोफ्रीनिया है। तो चार्ली ने कहा मुझे पता है, क्योंकि उस दिन चार्ली ने वसीमा की मेडिसिन की फोटो क्लिक की थी। वसीमा ने बोला उस रात मैंने क्या कहा क्या किया मुझे कुछ याद नहीं, मैंने एक भी मेडिसिन मिस नहीं की, फिर भी ये हुआ। तो चार्ली उनके घर जाके वसीमा की मेडिसिन लेके कहने लगती है कि इनका लैब टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद नारायण फ्रूट्स लेके चार्ली के पास आता है। उसने बताया कि मैंने चार्ली तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने कातिल का पता लगा लिया है, वो है बिल्लू। हम धर्मशाला गए, जब रजिस्टर चेक किया तो पता लगा कि बिल्लू उस रात वहीं पे था। तो चार्ली और सीताराम दोनों हंसने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बिल्लू ने खून नहीं किया। फिर चार्ली नारायण को वसीमा की मेडिसिन देती है और उनसे कहने लगती है कि आप इनका लैब टेस्ट करवाओ। इसके बाद चार्ली लेडी रोज की आत्मा वाली रिकॉर्डिंग सुनती है। तब सीताराम ने कहा कि मेहरबान रावत को मरने में वक्त लगा होगा, तो अगर लेडी रोज ये पहले बता देती तो फायदा होता। इस पर चार्ली ने कहा फायदा हुआ, खबर पहले हुई और हत्या बाद में। इसके बाद दोनों मेहरबान रावत के घर चले जाते हैं। वहां जब दोनों ऊपर वाले कमरे में गए तो उस जगह वो जूते मौजूद नहीं थे जो चार्ली ने पहले देखे थे। उसने कहा कि रावत का हथियारा उसे ले गया। फिर दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। चार्ली सिजोफ्रीनिया की टैबलेट उठा के खाने लगती है, लेकिन सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसे मत खाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन चार्ली उसे खा लेती है और कहने लगती है कि ये मेडिसिन नहीं बेसन के लड्डू हैं। फिर चार्ली ने बताया कि अब हथियारे का पता चल गया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी खूनी के घर की तरफ निकल पड़ती है। तो जब वो घर में पहुंचे तो वहां कर्नल बरुआ पहले से ही मरे हुए थे। बरुआ ने वसीमा को मेडिसिन लाके दी थी, इसलिए उसे लगा कि बरुआ ने ही कत्ल किया है, लेकिन अब बरुआ खुद मर चुका है। एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें बरुआ और मेहरबान दोनों जंग के मैदान में होते हैं। मेहरबान बुरी तरह से घायल हो चुका था, तो बरुआ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मेहरबान ने बोला तू जा यहाँ से, मैं नहीं बचने वाला। लेकिन बरुआ ने फिर भी मेहरबान को बचाया। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारायण बरुआ के सुसाइड नोट को पढ़ते हैं और उसी के साथ बरुआ की कहानी दिखाई जाती है। उसने लिखा था मेरे शब्द मेरे अपराध को नहीं बयां कर सकते, मैंने मेरे दोस्त मेहरबान और निकोल मोरिस का खून किया है। मेहरबान जितना कामयाब बिजनेसमैन था उतना ही कामयाब दोस्त भी था। आंख के एक्सीडेंट के बाद मैं एल्कोहलिक हो गया। उसने ना सिर्फ मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला बल्कि जीने की वजह भी दी, स्की रिजॉर्ट। लेकिन एक दिन अचानक मेहरबान ने दिया हुआ गिफ्ट वापस मांग लिया। बरुआ ने रावत से कहा सारा कुछ बेचना ठीक नहीं है, शादी के 1-2 साल तक आपको इंतजार करना चाहिए।
इस पर मेहरबान ने बोला, मैंने निकोल से प्रॉमिस किया है, मेरी एक एक पाई में उसे पार्टनर बनाऊंगा। इसके बाद हम दोनों साथ में इन्वेस्ट करेंगे। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, बरुआ ने उदासी के साथ बोला। इस प्रॉमिस में स्की रिजॉर्ट नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा सब बिक जाएगा। मेहरबान ने कहा, तो समझ ले सब बिक गया, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। बरुआ ने लिखा, एक दिन वो था जब मेहरबान को बचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, और एक दिन ये है कि मेहरबान को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। उस दिन मुझे डॉक्टर राय की बारी का इंतजार था, क्योंकि वहां डिनर के बाद हमेशा भूत प्रेत वाला खेल खेला जाता था। मुझे वसीमा की मानसिक बीमारी की जानकारी थी। मैंने वसीमा की मेडिसिन को बदल दिया, जिसकी वजह से वो और कमजोर होने लगी। उस रात वसीमा के बोलने पर डॉक्टर राय ने कहा कि मेहरबान की मौत हो चुकी है। तब बरुआ उस बर्फीली रात में मनाली की तरफ निकल पड़े। इसके बाद रिपोर्टर ने नारायण से पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का टाइम 7 से 8 बजे के बीच बताया गया है, और सोलांग से मेहरबान के घर का पैदल रास्ता कम से कम 2 घंटे का है। अगर कर्नल बरुआ 7 से 7:30 के बीच सोलांग से चला तो आधे घंटे में मनाली कैसे पहुंच गया? अपने पंखों पे उड़ के? इस पर सीताराम ने बताया, बरुआ उड़ के ही गए थे, पंखों पे नहीं, स्कीज पे। सुसाइड नोट में बरुआ ने लिखा, हारने पर मेरी मौत तय थी और जीतने पर मेहरबान की किस्मत ने मेरा साथ दिया। सोलांग के लोगों के लिए मैं अभी भी पैदल चल रहा था। घर पहुंचने पर मेहरबान ने कहा कि तुम पागल हो, इतने बर्फीले तूफान में तुम अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पहुंच गए, तुम मर सकते थे। बरुआ के पूछने पर मेहरबान ने बताया कि ये चाबियां जिमी यहाँ पर छोड़ के गया था। इसके बाद बरुआ ने बताया कि सियांस में लेडी रोज ने कहा, डेथ, आई सी डेथ, यू आर डेड। लेकिन मेहरबान को कुछ समझ नहीं आया। बरुआ ने कहा, तुम मेरे लिए जिंदा हो और बाकी सारी दुनिया के लिए मर चुके हो। तभी बरुआ ने शहद की बोतल को उठा के मेहरबान के सिर पे हमला किया, जिससे कि वो नीचे गिर गया। फिर टूटी हुई बोतल के आगे वाले हिस्से को बरुआ ने मेहरबान के गर्दन पे हमला किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद बरुआ ने स्कीज और शूज ऊपर वाले कमरे में छुपा दिए और मेहरबान के जूते पहन लिए। वहां बरुआ हनीफ के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां जिमी आ गया। वो अपनी चाबियां वापस लेने आया था। तब बरुआ ने उसे पी पोल से देखा। जिमी ने दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर जिमी वहां से चला गया। इसके बाद वहां हनीफ आया तो बरुआ पीछे वाले गेट से घूम के सामने वाले गेट पे आ गया और फिर पुलिस को फोन किया। तो जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला, उनको घर में मेहरबान की लाश नजर आई। बरुआ ने लिखा था, मेहरबान के मरने के बाद स्की रिजॉर्ट मेरे नाम ही होना था, क्योंकि उनके इच्छा पत्र में यही लिखा था। लेकिन तब निकोल बीच में आ गई तो उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। चार्ली सच में एक चालाक जासूस है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, तो मैं बेफिक्र हो गया। तब हनीफ ने मेहरबान के गायब जूतों के बारे में पुलिस को बता दिया। अब चार्ली भी मेरे रास्ते में आ रही थी। बरुआ ने ही चार्ली के कमरे की खिड़की को बंद किया था, लेकिन वो किस्मत से बच गई। उसका बच जाना ही मेरे अंत का इशारा था। उस दिन जब चार्ली और सीताराम ऊपर वाले कमरे में उन जूतों को देखने गए, तो वो जूते बरुआ अपने हाथों में लेके वहीं छुपा हुआ था। इसी के साथ जिमी को जेल से फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद चार्ली उस रात सियांस वाली रिकॉर्डिंग को सुनती है, तो उसमें एक विसल की आवाज भी सुनाई देती है। तब उसने सीताराम को बताया कि अभी भी हथियारे का हथियारा छुपा है। सिर्फ मेडिसिन बदल देने से ऐसा थोड़ी होता है कि ठीक उसी वक्त पे लेडी रोज प्रकट होगी और वसीमा के अंदर आ जाएगी। सुसाइड नोट में कुछ गड़बड़ की गई है। तभी वहां जिमी आता है। उसने बताया कि जान की मामी ने आज रात उनके घर पे डिनर रखा है, तो मैं तुम्हें बुलाने आया था। सब तुम्हारा थैंक्स करना चाहते हैं। चार्ली ने कहा, तुम्हारा वीडियो किसने लीक किया? कहीं ये माया ने तो नहीं किया? जिमी ने बताया, वीडियो माया ने ही लीक किया है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। मैंने उसे कहा था कि मैं ब्रिगेडियर मामा के पास पैसे लेने गया था, लेकिन जब मैं अरेस्ट हुआ तो उसने वीडियो लीक कर दी। इसके बाद चार्ली ने वरुण से पूछा, वो वीडियो तुम्हारे फोन में कैसे आई? उसने बताया, जिमी के अरेस्ट होने पर माया ने वो वीडियो मुझे भेजा था। उसने धमकी दी थी कि वो वीडियो लीक कर देगी। मेरे पास जितना भी पैसा था
मैंने उसे दे दिया। सोचा मेहरबान अंकल के पैसे जब मिलेंगे तो सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसने वेट नहीं किया और वीडियो लीक कर दी। इसके बाद रात को चार्ली और सीताराम जानकी के घर पे डिनर के लिए जाते हैं। चार्ली के आने पर सभी ने उसका वेलकम किया। इसके बाद चार्ली ने ड्रिंक उठा के कहा, टू ब्रिगेडियर रावत। किसी ने कहा, टू मामा जी। किसी ने बोला, टू मेहरबान। फिर चार्ली ने बोला, मुझे माफ करो, मैं कर्नल बरुआ को नहीं बचा सकी। वो आत्महत्या नहीं, एक हत्या थी। मतलब हत्यारे का भी हत्यारा है। वो इस समय आजाद है और इस कमरे में मौजूद है। तभी सब पूछने लगते हैं कि कौन है वो। तो चार्ली ने कहा, नहीं पता। फिर वो डॉक्टर राय के पास जाके उनसे कहती है कि लेडी रोज ही खूनी का पता लगा सकती है और वसीमा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। तो डॉक्टर राय लेडी रोज को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वो खून जैसा कुछ बर्तन में डालते हैं और बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक चलता है। तब चार्ली विसल बजाती है तो वसीमा को कुछ होने लगता है और वो पहले की तरह बोलने लग जाती है, आई सी डेथ। सबको लगता है कि वसीमा के अंदर लेडी रोज की आत्मा आ गई। तब विलायत जानकी से कहने लगती है, आप कुछ कीजिए नहीं तो वसीमा मर जाएगी। तो जानकी भी विसल बजाती है जिससे कि वो शांत हो जाती है। इस पर चार्ली ने कहा, ये चाल था, धोखा था, फरेब था। इसे हाइपोटिक ट्रिगर कहा जाता है। हाइप्नोसिस प्रैक्टिस करने वाले साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से वो पेशेंट के दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं और उनके सोचने और समझने की शक्ति पे काबू पा लेते हैं। यह सब चार्ली ने बुक में पढ़ा था और वीडियो में देखा था कि जब कोई आदमी ट्रिगर होता है उसके लिए कोई शब्द, कोई लाइन और कोई साउंड यूज की जाती है। ये साउंड विसल की भी हो सकती है। चार्ली ने बताया, कर्नल बरुआ को लगा था कि ऊपर वाले कमरे में स्की बूट्स गायब करके वो बच जाएंगे। इसके बाद एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें जानकी को बरुआ के पास से सोरबी टैबलेट मिलती है। बरुआ ने कहा, ये हार्ट के लिए है। मैं इतनी टेंशन में था, लगा हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इस पर जानकी ने बताया, आप ध्यान रखें, इसकी ओवरडोज जानलेवा हो सकती है। और इसी के साथ जानकी सोरबिट की कई टैबलेट बरुआ की चाय में डाल देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। चार्ली ने जानकी से कहा कि आपको सुसाइड नोट लिखते समय थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था, क्योंकि आप ही ब्रिगेडियर को मेहरबान बुलाती थी। यानी बरुआ ने जो सुसाइड नोट लिखा, जानकी ने उसे चेंज किया। चार्ली ने कहा, आपने वरुण के फोन से जिमी की वीडियो लीक की। आप चाहती थी कि इसके बाद मैं जिमी को छोड़ दूंगी और इस केस के इन्वेस्टिगेशन को भी। आपको लगा मैं वापस चली जाऊंगी और मैं चली भी गई, लेकिन मैं वापस आ गई। आपने मेरी जान लेनी चाहिए और आपके पति ने ही मेरी जान बचाई। इसके बाद चार्ली कमरे से एक पेंटिंग लेके आती है और वो सभी को कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है जो उनको मानस के बैग में मिली थी। उन फोटोज में जानकी भी थी और उसकी ईयररिंग्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस पेंटिंग में। चार्ली ने सबको बताया कि जानकी ही थी ब्रिगेडियर की मिस्टीरियस वुमेन। वो सिर्फ आपको ही प्यार करते थे। लेकिन तभी जानकी ने सच बताया, वो मुझे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने मुझे और अपने बच्चे को छोड़ दिया। यानी वरुण मेहरबान और जानकी का लड़का है। फिर एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें मेहरबान जानकी की पेंटिंग बना रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन फिर मेहरबान ने शादी के लिए मना कर दिया और उसे रुकने को कहा। मेहरबान ने बताया, मैं खुद को नहीं संभाल सकता, घर कैसे संभाल पाऊंगा, तुम अपना अबॉर्शन करवा लो जानकी। लेकिन जानकी अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। फिर जानकी ने मेहरबान के भाई मोहन से शादी कर ली। इसके बाद मेहरबान ने अपनी लगभग सारी पेंटिंग्स को जला दिया और फिर मेहरबान ने आर्मी ज्वाइन कर ली और वरुण ने भी उनके कदमों पे चलते हुए आर्मी ज्वाइन करने की ठान ली। लेकिन फिर एक्सीडेंट हो गया तो जानकी को वापिस से मेहरबान के पास जाना पड़ा। वो निकोल की पेंटिंग बना रहा था जो सिर्फ 20 साल की थी। जानकी के पास 30 लाख रुपए थे और उसने मेहरबान से वरुण के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे। लेकिन मेहरबान ने कहा कि मैं निकोल से बात करके बता दूंगा। इस पर जानकी काफी गुस्सा हुई और कहा कि यह 20 साल की लड़की हमारे बच्चे के बारे में तय करेगी। मेहरबान ने बोला, हमारे बच्चे की जिंदगी का फैसला तुम्हारा था, हमारा नहीं। तो मेहरबान ने जानकी को पैसे नहीं दिए। फिर एक दिन बरुआ जानकी के पास काउंसलिंग के लिए आया
क्योंकि जानकी एक साइकेट्रिस्ट है। उसने कहा स्की रिजॉर्ट मेरे जीने की वजह है, लेकिन मेहरबान उसे बेच रहा है। मुझे दिन रात सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो दोनों ने साथ में मिलके मेहरबान को मारने का प्लान बनाया। जानकी ने बताया काउंसलिंग सेशन के बहाने मैंने वसीमा के सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके दिमाग पे काबू पा लिया। काउंसलिंग के दौरान ही जानकी ने वसीमा को डेथ, आई सी डेथ ये बोलना सिखाया था। तो जब डॉक्टर राय ने वसीमा से पूछा कि कौन मरने वाला है, तब जानकी ने अपने हाथ से मेहरबान की फोटो को नीचे गिरा दिया और डॉक्टर राय ने कहा ब्रिगेडियर की मौत हो गई। जानकी ने जो भी किया अपने बेटे वरुण को जिंदा रखने के लिए किया। तभी इंस्पेक्टर नारायण घर में आते हैं। उन्होंने बताया कि कर्नल बरुआ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत सोरबेट मेडिसिन की ओवरडोज से हुई है। वहीं सीताराम को अब नेशनल टीवी पे काम मिल गया था। इसके बाद जब चार्ली वापस जा रही होती है तो उसे लेडी रोज की आवाज के साथ वो दिखाई भी देती है। लेडी रोज ने कहा तुम्हारी माँ को अभी तक दफनाया नहीं गया है, अपने अंदर देखो। और इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आपको इस सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।